आइए बताता हूं आपको एक एक विधि के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ताल विधि के बारे में। किसके बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ताल विधि। जरा देखिए क्या है। आप लोगों ने पिछले अध्याय में इस बारे में पढ़ा है। पिछले अध्याय में हमने मानव के अंदर की प्रजनन की सारी कहानी को बड़े अच्छे से डील किया था। और आप लोगों को अगर याद है तो मानव के अंदर प्रजनन होने के लिए हमें बात करें जब भी हम मानव की, तो मानव के अंदर थी लैंगिक द्विरूपता। यस और नो? ठीक इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम लोग। ये बात क्या थी? मानव के अंदर थी लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो बता रहा था कि इसमें से एक होगा नर व एक होगी मादा। यस और नो बच्चे? हमने ये भी पढ़ा था कि नर के अंदर बनेगा नर युग्मक, युग्मक जन्म की प्रक्रिया से, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु। जिसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। यस और नो? मादा के अंदर मादा युग्मक जनन से बन रहा था अंडकोशिका, अंडाणु। हाँ, हमने ये भी तो सीखा था कि इस अंडाणु के बनने में, और ये चीज आपको ध्यान देनी है, इस अंडाणु के, ये विधि तो बड़ी आसान है बेटा। आप बोल दीजिए युग्मक जनन। आप बोल दीजिए युग्मक जनन, कि गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया। लेकिन आपको पता है, हम पिछले अध्याय में बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ के आए हैं कि भाई नर से जो नर युग्मक बनने की प्रक्रिया है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, वो तो बड़ी आसान सी थी। लेकिन मादा के अंदर मादा युग्मक अंड कोशिका बनने के लिए फीमेल के अंदर, मादाओं के अंदर पूरा एक चक्र चलता था, जिसे हम बोलते थे आर्तव चक्र, जिसे हम बोलते हैं मासिक धर्म या माहवारी चक्र। यस और नो? और आपको याद है तो इसको चलने के लिए ये युग्मक जनन हो रहा था मादा के अंदर, तो मादा के अंदर चल रहा था आर्तव चक्र। यस और नो? टोटल इस चक्र की बात करो, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम यही पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं, यही पढ़ रहे हैं, बस समझ रहे हैं कि हम प्राकृतिक रूप से क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं यहाँ पे। इस आर्तव चक्र की बात करूं तो यहाँ पे 3 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था थी, या 4 बोल दीजिए, पहली अवस्था थी जिसमें वहां पे रक्त का स्राव होता था, स्पेसिफिकली जिसे हम बोलते थे ऋतुस्राव। याद आ रहा है? शुरुआत के 3 से 5 दिन, यस और नो, ऋतुस्राव होता था। फिर इसके बाद आता था पुटिका वर्धन, फॉलिकुलर फेज। जो इस 5 दिन के बाद, ध्यान से देखेंगे, जो इस 5वें दिन से शुरू होता था, मतलब छठे दिन से 7वें दिन से शुरू हो जाता था, मान के चलो, पुटिका वर्धन 5वें दिन से लेके 13वें दिन तक, 13th डे तक, तो जो पुटिका थी वो प्राइमरी पुटिका कोशिका से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन, नाम भी याद है हमें, प्राइमरी से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन पुटिका के तरीके से वो क्या होती थी, उसका विकास होता था। याद करो, 14वें दिन, 14वें दिन 14th डे पे अंडोत्सर्ग होता था। कब? 14th डे, 14वें दिन। यस और नो? एक मिनट, मैं इसको बॉक्स में भी घेर रहा हूं क्योंकि हमारा ज्यादा काम यहीं से होना है। 14वें दिन क्या होता था? अंडोत्सर्ग होता था। क्लियर? चौथा, श्रावण, है ना, इसको हम बोलते थे सिक्रीटरी फेज, श्रावण अवस्था। ये चलती थी प्रॉपर 14वें दिन के लिए, फिर 15वें दिन से
28वें दिन तक, और एक बार ये होने के बाद ये साइकिल रिपीट हो जाती थी। यस और नो? यही साइक्लिक प्रोसेस में चलता था, इसी को हम लोग मासिक धर्म बोलते थे। यस और नो बच्चों? तो आपको सीखना क्या है, आपको समझना क्या है, जानना क्या है कि मादा के अंदर ये जो अंड जनन हुआ है, जो अंड कोशिका बनी है, इस अंड कोशिका की आयु कितने दिन हो सकती है, ये आपको जानना है। पुरुष के अंदर इस शुक्राणु की एज, शुक्राणु की जो वाइबिलिटी का पीरियड है, वो कब तक एक्टिव रह सकता है, कब तक काम कर सकता है, ये आपको जानना है। समझिए, जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से ही होगा निषेचन, और निषेचन होगा तो गर्भधारण होगा। यस और नो? तो जरा एक बार मैं यहां पे देखता हूं, तो मैं समझ गया कि इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के फ्यूजन से ही होगा प्रजनन। यस और नो? निषेचन की प्रक्रिया होगी। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों मिल ना पाए। और कैसे? प्राकृतिक रूप से, आपको बाहर से कुछ भी यूज नहीं करना। तो आप क्या करेंगे जरा समझिए। हमें पता चल गया कि जो एग सेल निकलेगी, जो एग सेल निकलेगी वो कौन से दिन निकलेगी? अंडाणु कौन से दिन निकलेगा? 14वें दिन। जरा देखना, अंडाणु कौन से दिन निकलेगा? 14वें दिन। क्लियर है? जो अंड कोशिका निकलती है, अंड कोशिका का जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 दिन का होता है। अंड कोशिका के समय शरीर के तापमान में कुछ परिवर्तन होते हैं, जो आपके लेवल पे जानना जरूरी नहीं है। मादा को आपने कभी सुना होगा, जानते होंगे। तो जब भी उन्हें मासिक धर्म आता है, उन्हें फीवरिश फील होता है, बुखार सा लगता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है ना? और तापमान बढ़े फेज में ही अंडोत्सर्ग होता है, और एक बार जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, उनके शरीर का तापमान फिर गिरने लगता है। गिरते हुए तापमान के वजह से इसकी जो लाइफ है वो 4 दिन, जब तक शरीर का तापमान थोड़ा सा ऊंचा रहता है, एक बार अंडोत्सर्ग होके कुछ दिन तक हाई बनाता है, फिर डाउन होने लगता है, तब तक तो ये जिंदा रहता है। लेकिन तापमान कम होता है तो इसकी लाइफ 4 दिन के बाद लगभग इसकी कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे शुक्राणु 1 दिन, लगभग 1 दिन की वायबिलिटी पीरियड इसका है। 1 दिन तक ये धमा चौकड़ी मचा सकता है। ध्यान से देखिएगा। तो हमें अब एक चीज पता है कि प्रजनन होने की जो संभावना है वो कौन से दिन पे सबसे ज्यादा है? 14वें दिन पे। क्योंकि 14वें दिन पे अगर प्रजनन होता है 14th डे पे, तो 14th डे पे प्रजनन के कंडीशन में अंडोत्सर्ग की वजह से यहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है। यस और नो? यस और नो बच्चे? क्लियर है कि यहां पे जो 14वें दिन है वो एग निकला है, और एग कितने दिन, एग की जो लाइफ है, वो एग की लाइफ मतलब वो मैक्सिमम जो चांसेज होता है ना, वो इस 14वें दिन पे होता है कि 14वें दिन 14th डे पे एग निकला है, और उसकी लाइफ वैसे भी 1 दिन है। वेट, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मिनट बच्चे, ये उल्टा लिख दिया यार। ये 1 दिन होगा, 1 दिन तक, और ये 4 दिन तक। ये उल्टा लिख दिया था, सॉरी। 14वें दिन 14th डे पे यहां पे एग निकला 14वें दिन, और ये 14वें दिन प्रजनन के चांसेस बहुत ज्यादा। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। 14वें दिन जब अंड कोशिका निकलेगी, क्योंकि भाई जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तभी तो प्रजनन होगा। यस और नो? तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के लिए दोनों का वहां होना जरूरी है। अगर आप बात कर रहे हैं अंडोत्सर्ग की, तो 14वें दिन अंड कोशिका निकली है, और लगभग 1 दिन 24 घंटे के आसपास, मतलब 1 से 2 दिन का ही लाइफ पीरियड होता है, हम ये मान लेते हैं 1 दिन का, 24 घंटे के आसपास का टाइम होता है इसके पास। अब 14वें दिन ये आ गई अंड कोशिका। अगर हम चाहते हैं कि प्रजनन ना हो, तो स्पर्म की लाइफ है लगभग 4 दिन। कितने दिन बेटे? लगभग 4 दिन स्पर्म की लाइफ है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस मादा के जननांग के अंदर शुक्राणु की कोशिका इस 14वें दिन से लगभग 4 दिन पहले से ना रहे, है ना? 10वें दिन से हम गैप करना, क्योंकि 10वें दिन आप डाल, शुक्राणु आता है
10वें दिन, तो 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन तक जीते रहेंगे, इसके चांसेस हैं, आसार हैं। यस और नो। और ये एक दिन का है, तो हम कोशिश करते हैं कि कभी कभी ये 2 दिन भी हो सकता है ना। वैसे तो मैंने क्या बोला, एक अंड कोशिका कितना आप खाते पीते हो, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसी के हिसाब से अंड कोशिका और शुक्राणु दोनों का जीवन। जैसे भाई मानव है, मानव की एक एवरेज एज हम बोल देते हैं 60 साल, लेकिन कुछ लोग 80 साल भी जीते हैं, 90 साल भी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, खान पान अच्छा है। वही यहां पे भी है, हमने बोल दिया 24 घंटे 4 दिन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ये जो एग सेल है, वो एग सेल कभी कभी कुछ लोगों में 3 दिन तक रह जाती है, चौथे दिन जाके खत्म होती है। आ रहा है समझ में? लेकिन वो आपकी बात नहीं है, वही बताते हुए मैंने 4 दिन लिख भी दिया था, आपको नहीं समझना, आप बस ये समझ लो कि 24 घंटे। ठीक है बच्चे, तो 24 घंटे यहां से निकला, और आपका जो शुक्राणु कोशिका है वो 3 से 4 दिन तक वो जिंदा रहता है। तो अंडोत्सर्ग से हम ये मान लें कि बहुत हेल्दी पर्सन होगा तो वो 14वें से 15वें 16वें दिन तक जा सकता है। क्लियर है? तो अंडोत्सर्ग से 2-3 दिन बाद तक, और शुक्राणु का 4 दिन पहले से ही रोकना, मतलब 14वें से 4 दिन पहले, क्योंकि 4 दिन तक तो ये जिंदा हो सकता है। इस बीच में प्रजनन नहीं करना चाहिए। मतलब पता है यहां से क्या आया? यहां से समझ ये आता है कि अगर मैं एक महिला के मासिक चक्र की बात करूं, जो पहले दिन से, मतलब हम एक आइडियल लेके चलते हैं 28 दिन का, है ना, हम 28 दिन का मासिक चक्र लेके चलते हैं, और इसमें मैं बोल रहा हूं 14वें दिन 14th डे पे अंडोत्सर्ग होता है, ओवल्यूशन होता है। तो इसमें पहले दिन से ये 10 दिन तक यहां पे, और 14वें से लगभग 17 दिन तक यहां पे, ये 10 दिन और ये 17, 10वां और ये 17वां, ये वो समय है, ये वो समय है जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है प्रजनन होने का। ये क्या है? ये सबसे ज्यादा खतरनाक समय है जिसमें प्रजनन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यस और नो? और इसके पहले अगर आपको याद है तो यहां पे 5वें दिन पे, अगर आपको याद है तो शुरुआत में 5 दिन तक तो क्या चल रहा है? ऋतुस्राव ही चल रहा है। ये शुरुआत का 5 दिन, ऋतुस्राव। तो ऋतुस्राव में तो आप वैसे भी मैथुन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मैंने बताया ना कि महिला के शरीर की बहुत सारी, जो उसके जननांग के कूड़ा कचरा अवशेष होता है वो बाहर निकल रहा होता है, तो इस समय मैथुन नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन के चांसेस महिला को बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है उसके गर्भाशय की आंतरिक परत वो निकल रही है वहां से, तो उसकी शरीर के अंदर जो होते हैं वो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि बाहर से वो उसके संक्रमण के चांसेस, ताकि वहां पे बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाए, है ना। तो इस समय नहीं करना चाहिए, पहली चीज। तो उसके बाद आपके पास बचता है यहाँ पे ये 5 दिन। 5वें से 10वें दिन तक यहां पे बचता है, और इधर 17वां दिन बीत गया तो 17वें दिन से 28वें दिन तक यहां पे बचता है। यानी अगर मैं एक महिला के मासिक धर्म के हिसाब से देखूं तो इसमें 2 समय आते हैं। दो समय आते हैं। एक ये वाला हो गया जो होता है असुरक्षित अवधि, व्हाट इज दिस? दिस इज असुरक्षित अवधि, रिस्क पीरियड बोलते हैं इसको। मतलब इस समय अगर मैथुन होता है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि गर्भधारण हो जाएगा। कब से कब तक आपसे यही पूछा जाता है, 10वें से लेके 17वें दिन तक। कैसे होता है ये भी सिखा दिया।
ये क्या होता है? असुरक्षित पीरियड होता है। इस टाइम पे संभोग मत करिए। अरे नर व मादा एक साथ आने चाहिए। इस टाइम पे संभोग मत करिए, आपको कोई युक्ति यूज नहीं करनी है। ये नेचुरली आप गर्भधारण को रोक सकते हैं। कैसे? असुरक्षित अवधि में संभोग को रोककर प्राकृतिक रूप से, अब समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? ये कैसे ऑटोमेटिकली हो गया? संभोग को रोककर प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधन किया जा सकता है। हमने अगर ये अवॉइड कर लिया, 10 से 17वें दिन को हमने क्या कर लिया? अवॉइड कर लिया। इस दिन में अगर संभोग नहीं किया, इस दिन में संभोग नहीं किया, तो वहां पे गर्भधारण के चांसेस घट जाते हैं। आया समझ में? तो ये पहली विधि यही थी। हमने पहली विधि क्या पढ़ी थी बच्चे? ताल विधि या सुरक्षित काल संभोग विधि। क्या बोल रहे हैं कि असुरक्षित काल में संभोग मत करिए, सिर्फ आप सुरक्षित काल में करिए। और रिदम क्यों लिखा है? रिदम का मतलब होता है ना, आपने म्यूजिक व्यूजिक जानते होगा आप तो, संगीत तो एक रिदम होता है, एक टेम्पो और रिदम सेट हो जाता है, गाना चलता रहता है। तो वो बोल रहा है कि भाई फीमेल के अंदर, मतलब जब भी हम संभोग की बात कर रहे हैं, हम भैया भाभी की बात कर रहे हैं, एक कपल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैरिड कपल की, तो जो मेल होगा उसे पता होगा कि फीमेल के अंदर जो मासिक धर्म की साइकिल है वो कब से शुरू हो रही है और कैसे चल रही है। तो वो डेट्स कैलेंडर पे मेंशन कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, या कैसे भी वो डेट याद रख रहे हैं आपको कि कब से कब तक आप जो रिदम चल रहा है फीमेल के अंदर, मादा के अंदर जो रिदम चल रही है, जो ताल चल रही है कि कब कब उसका मासिक धर्म कैसे, कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, आप उस बीच का वो पीरियड निकाल लीजिए जो रिस्क पीरियड है। उस रिस्क पीरियड में मैथुन मत करिए, संभोग मत करिए, गर्भधारण नहीं होगा। आपको बाहर से भी कोई युक्ति यूज करने की, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पहली प्राकृतिक विधि थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। ताल विधि या सुरक्षित काल संभोग विधि, सेफ पीरियड 6 करिए, रिस्क पीरियड में नहीं, है ना। ये रिस्क पीरियड है, इसमें लंबाना अपने आप खत्म। पहली विधि क्लियर है बच्चे? आपसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि कौन सा टाइम असुरक्षित है और कौन सा सुरक्षित है। तो 17वें से 28वें दिन इधर सुरक्षित माना जाता है, जो ग्रीन वाला किया है, और यहां से 5 से 10 के बीच में यहाँ पे ये सुरक्षित है, बाकी ये बीच में असुरक्षित समय है। क्लियर बच्चे? स्पष्ट है पहली विधि। आइए बात करते हैं अब दूसरी विधि की। आइए बात करते हैं दूसरे विधि की। दूसरी विधि क्या थी बच्चे? दूसरी विधि थी हमारी जहां पे हम बात कर रहे थे मैथुन भंग विधि, यानी विथड्रॉल मेथड। देखिए जरा ये क्या है, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। दूसरी विधि है मैथुन भंग विधि, विथड्रॉल मेथड। ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि आप यहां पे जो मैथुन की प्रक्रिया चल रही है, क्या करना है आपको कि यहां पे विथड्रॉल सिम्पटम मैथुन भंग, नाम से पता चल रहा है कि यहां पे जो मैथुन की प्रक्रिया चल रही है, उस मैथुन की प्रक्रिया को भंग कर दो। क्या कर दो? भंग कर दो। देखो हम लोग मानव प्रजनन में पढ़ चुके हैं, एक नर है एक मादा है। नर के अंदर बनेगा नर युग्मक शुक्राणु, मादा के अंदर बना मादा युग्मक अंडाणु। और आपको याद है तो मादा के अंदर जो मादा जननांग है उसके अंदर बना अंडाणु स्थानबद्ध है, वो मादा जननांग के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर घूम रही है। यस और नो? उसकी एक पोजीशन फिक्स है। जो स्पर्म है, शुक्राणु है, इन्हें मेहनत करके लड़ाई लड़ते हुए जाना है अंडाणु तक, और तब जाके निषेचन की प्रक्रिया संभव हो रही थी। यस और नो बच्चे?
बताता हूँ, सीख चुके हैं, एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या बताने की कोशिश हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है, मानव में फिर से वही लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ, बट अब उतना नहीं लिखना है, अब एक बार बता दिया तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे नर व मादा। नर के अंदर हो गया शुक्राणु, समझिए, मादा के अंदर हो गया अंडाणु। हमने सीखा था, समझा था क्या, कि अंडाणु कैसा है, ये स्थानबद्ध है। अंडाणु कैसा, स्थानबद्ध, इसकी पोजीशन फिक्स है कि ये कहां रहेगा, ये मादा जननांग के अंदर ही रहेगा। याद करिए, लेकिन जो शुक्राणु बना है, जो नर जननांग के अंदर बना है, उसे यहां से जाना पड़ेगा कहां पे, मादा के अंदर, तब जाके निषेचन की प्रक्रिया होगी। यस और नो। नर जो नर युग्मक है शुक्राणु, उसे कहां जाना पड़ता है, मादा युग्मक के अंदर। ये जाता कैसे है, ये जाता कैसे है, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था, वीर्यसेचन की प्रक्रिया। याद करिए, पढ़ा चुका हूं, वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने कि जो शुक्राणु बने हैं, ये शुक्राणु जब सहायक मादा नर जननांग के, सहायक नर जननांग से जाते हैं, तो उसके अंदर जाते जाते 3 ग्रंथियां थी जिनका श्रावण भी इनके साथ मिल जाता है। यस और नो। जिसमें से 2 का श्रावण तो बहुत मुख्य था, एक था सेमिनल वेसाइकल शुक्राशय और दूसरी थी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। यस और नो। दोनों का सिक्रीशन मिलके बनाता था वीर्य, और इस वीर्य को मानव मैथुन प्रक्रिया के द्वारा मादा जननांग के अंदर, मादा जननांग के भीतर, उसके योनि के अंदर स्खलित करता है। यस और नो। मादा जननांग में सामान्य नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं, जरा देखिए, सामान्य मैथुन में सामान्यतया मैथुन प्रक्रिया में नर वीर्य का स्खलन, वीर्य का स्खलन मादा योनि में, मादा योनि के भीतर करता है। एक नॉर्मल मैथुन प्रक्रिया में जो नर है वो वीर्य सेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो वीर्य है, वीर्य का स्खलन कहां करता है, मादा योनि के भीतर। और जब भीतर करता है तो आगे का आपको प्रोसेस पता है। यहां पे ये जब भीतर करता है सामान्य रूप से, तो ये है मैथुन। हमने क्या बोला है, मैथुन भंग विधि, कि मैथुन की प्रक्रिया भी हो गई और हमें खुद ही भंग कर देना है कि मैथुन हो गया लेकिन हुआ नहीं। ये कैसे होता है, यहां पे देखिए, मैथुन भंग में नर वीर्य का स्खलन मादा जननांग के बाहर करता है। ये क्या करता है, बाहर करता है। समझिए, मैथुन की प्रक्रिया चल रही है, जब नर को लगता है कि अब उसका वीर्य स्खलित होने वाला है, अब उसका वीर्य का क्या होना है, स्खलन होने वाला है, वो मादा के योनि से बाहर खींच लेता है अपना शिशन, और उसके शिशन से जो वीर्य निकलता है वो योनि के अंदर ना निकल के मादा जननांग के बाहर स्खलित कर दिया जाता है, जिसके वजह से जब वीर्य आया ही नहीं योनि में तो प्रजनन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का मिलना जरूरी है तभी प्रजनन होगा। जब वीर्य ही नहीं आया योनि के अंदर तो प्रजनन की आगे की कहानी अपने आप ही क्या हो गई, खत्म हो गई। ये विधि कहलाती है मैथुन भंग विधि। तो मैथुन भंग में क्या करते हैं,
ये पूछा जाता है कि यहाँ पे वीर का स्खलन कहाँ होना चाहिए, योनि के बाहर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बच्चे, योनि के बाहर की तरफ होना चाहिए। स्पष्ट है, दो विधियां हो गई। आइए तीसरी विधि सिखाता हूं आपको। तीसरी विधि दिखते हैं बच्चे। तीसरी विधि हमने क्या लिया था, तीसरा लिया था हमने स्तनपान अनार्त। लैक्टेशनल एमनोरिया। ये क्या होता है, ये भी सुनते हैं। लैक्टेशनल एमनोरिया, जब भी कोई मादा एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के पश्चात, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि मादा के प्लेसेंटा से उसकी जो अपरा थी वो अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसे काम कर रही थी और वो कुछ विशेष हार्मोन्स का श्रावण कर रही थी। अगर आपको याद है तो उसमें एक हार्मोन था जिसे हम लोग लैक्टोजन बोल रहे थे, PRL, है ना, प्रिमिटिव लैक्टोजन, मतलब वो लैक्टोजन को रिजनरेट करने वाला था। याद आ रहा है, प्रोलैक्टिन था उसमें। वो जो प्रोलैक्टिन है, जो लैक्टोजन है वो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन जो है वो जाता है और वो उसके स्तन ग्रंथियों के अंदर दूध का निर्माण करवाता है, लैक्टोजन बना के। यस और नो। तो मादाओं के अंदर क्या होता है, जब वो एक बच्चे को जन्म दे देती हैं, एक बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो मादा के अंदर एक बच्चे के जन्म के पश्चात, आपको मैंने बताया भी था कि जो अपरा होता है मानव का, वो बताया था ना कि वो क्षयी अपरा होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो वो अपरा को भी साथ खींच के लेके आ जाता है। बताया था मैंने आपको कि वो क्षयी अपरा होता है। तो फीमेल का जो, उसका जो गर्भाशय है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार फिर से एक प्रेगनेंसी के बाद दोबारा उसको फिर से पहले के जैसे होने में थोड़ा समय लग जाता है। क्लियर। और उस टाइम पे वो लैक्टेशन भी कर रही होती है, वो अपने जो नवजात बच्चा है, जो नया शिशु है, उसको दूध का श्रावण भी कर रही होती है। तो माना जाता है ऐसा कि महिलाओं के अंदर सामान्यतया, है ना, महिलाओं के अंदर सामान्यतया सामान्यतया एक बच्चे के जन्म के पश्चात लगभग 6 महीने, सबसे आइडियल हम यही मानते हैं बेटा 6 मंथ। बट आपको बता दूं, ये समय भी अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। कुछ लोगों के जो गर्भाशय है वो जल्दी ठीक हो जाती है, तो चौथे महीने से ही हो जाता है। नहीं तो एक सामान्य जो हम लेते हैं वो लगभग हम क्या लेते हैं, लगभग 6 महीने, लगभग 6 महीने। उच्च स्तनपान अवस्था में, जब वो हैवी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, अपने बच्चे को दूध पिला, उच्च स्तनपान अवस्था में पुटिका वर्धन या, पुटिका वर्धन छोड़ दो, आर्तव चक्र लिख देता हूं, सब आ जाएगा, तभी तो आएगा समझ में। अनार्तव क्यों लिखा है, अवस्था में आर्तव चक्र नहीं चलता, नहीं चलता है। कब, उच्च स्तनपान अवस्था में आर्तव चक्र नहीं चलता, इसलिए तो लिखा है स्तनपान अनार्तव नहीं चलता है। यह अवस्था स्तनपान अनार्तव अवस्था कहलाती है।
अनार्तों की अवस्था कहलाती है। समझ में आया भैया? समझ में आई ये पूरी स्टोरी कि मादा के अंदर एक बच्चे के जन्म के पश्चात जब वो बच्चे को, नवजात बच्चे को स्तनपान करा रही होती है, तो लगभग 6 महीने तक उसके अंदर स्तन, जब वो उच्च स्तनपान अवस्था में होती है, उसके अंदर आर्तव चक्र नहीं चलता। और जब आर्तव चक्र नहीं चलेगा तो क्लियर सी बात है, अंडोत्सर्ग नहीं होगा। यस और नो? तो ये 6 महीने का जो समय होता है, ये भी सेफ समय होता है संभोग के लिए। इस समय भी बच्चे पैदा होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया ये जरूरी नहीं है लगभग 6 महीने है, कभी कुछ लोगों में 5वें महीने में ही आर्तव चक्र शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जहां पे तीसरे महीने में शुरू हो जाता है। अरे समझ में? और यहाँ पे 3 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी हो जाती है ना? बोलते हैं ना कि यार इतने कम समय में कैसे हो गया? ये इतने छोटे छोटे, कितने साल का गैप है, कितने दिन का गैप है? वो बोलते 4 महीने का गैप है। वो 4 महीने गैप यहां से आता है कि उनके अंदर ये 6 महीने के जो गैप था ना, इसके बीच में ही प्रेगनेंसी हो जाती है। बच्चों, हमने जो मेथड पढ़ा है, हमने अभी यहाँ पे क्या क्या मेथड पढ़ा है जरा देखिए। हमने बात तो बहुत सारी कर ली कि प्राकृतिक विधियां हैं, अवरोधी विधियां हैं, उसमें भी हमने कुछ बात कर ली। फिर हमने पढ़ा शल्य विधियां भी हैं, मतलब हम ऑपरेशन से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी कवर किया है सिर्फ प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न था। यस और नो? और इस नेचुरल मेथड में हमने जिन विधियों की भी बात की, ये सभी विधियां आपको कभी भी धोखा दे सकती हैं। ये क्या है? ये बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत रिलायबल, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम हाँ एकदम आंख मूंद के भरोसा कर लो कि हाँ ऐसा कर लेंगे। क्योंकि 3 विधियां पढ़ी आपने। क्या पढ़ी बच्चे? 3 विधियां पढ़ी आपने। पहला पढ़ा आपने ताल विधि। देखिए ताल विधि में क्या कर रहे थे आप यहां पे देख रहे थे कि उसमें असुरक्षित अवधि कौन सी है, सुरक्षित अवधि कौन सी है, और आप कोशिश कर रहे थे सुरक्षित अवधि में संभोग करने की और असुरक्षित अवधि में संभोग ना करने की। पहला काम कर रहे थे। हो सकता है क्योंकि जो पीरियड की साइकिल है वो फिक्स, मतलब 28 दिन तो हम आदर्श मानते हैं, कभी 30 दिन की भी होती है। कभी हम पढ़ेंगे कि ये जो पीरियड की ना जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ये मेंस्ट्रुअल फेज खाना पीना कैसा हो रहा है, मानसिक स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, उसके हिसाब से ना ये फेज आगे पीछे भी हो जाता है। मतलब ये 28 से हो सकता है 35 दिन तक हो जाए, हो सकता है किसी मंथ पीरियड आए ही नहीं, मासिक धर्म आए ही नहीं, हो सकता है कभी जल्दी आ जाए। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर अनियमितता रहती है। ये बिल्कुल एकदम फिक्स पैटर्न में तभी चलता है जब उस फीमेल का बिल्कुल लाइफ रूटीन एकदम एक सेट है, अदरवाइज ये चेंज होता है। और वैसे भी आपको बता दूं, आजकल की वातावरणीय दशाओं में जो मादाएं हैं, मादाओं के अंदर ये 28 दिन की साइकिल बहुत कम लोगों के अंदर रह गई है। लोगों के अंदर बहुत लोग आपको मिलेंगे, स्पेशली गर्ल्स को पता होगा, उनकी वो खुद की होगी या उनके फ्रेंड्स की होगी या उनके किसी रिलेटिव की होगी, उनके अंदर जो आर्तव की स्थितियां हैं बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, है ना? तो इरेगुलर पीरियड की वजह से या यहाँ पे इसके अंदर परिवर्तन की संभावनाओं की वजह से आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो। आपका जो डेट हो सकता है वो आगे पीछे हो सकता है। तो चांसेस है कि आपका जो 10 से 17वें दिन का काउंटिंग है वो डिस्टर्ब हो और गर्भधारण हो जाए, है ना? तो इसके फेल होने की संभावना है बहुत ज्यादा। दूसरा आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि भाई हमें बाहर बाहर स्खलित करना, अंदर स्खलित नहीं करना। लेकिन आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि मानव के जो वीर्य, जो मेन वीर्य निकल रहा है उसके पहले भी जो प्रीकम जाता है ना, जो वीर्य के पहले एक लिक्विड जा रहा है, जो हमने बोला था कि वो जाके वहां पे घर्षण कम करेगा, उस प्रीकम के अंदर 2-4 पहले से हट्टे कट्टे मौजूद स्पर्म्स पहले से ही प्रेजेंट हो, शुक्राणु पहले से उपस्थित हो आपके मूत्र नलिका में, वो चले जाए, संभव है। उसमें आप स्खलन बाहर करेंगे लेकिन मैथुन की प्रक्रिया के शुरुआत में ही 2-4 खाए पिए हुए आपके स्पर्म जा चुके हैं, तो संभावनाएं हैं कि ये भी फेल हो जाता है। तीसरा मैंने पहले बोला लगभग 6 महीने, ये किसी में 3 महीने का, किसी में 4 महीने का, किसी में 5, किसी में 6, तो इसके फेल होने की संभावना है तो पहले से ही ज्यादा है। यस और नो? तो ओवरऑल मुझे क्या बताना है कि प्राकृतिक विधि, मेनली आपको क्या सिखाना था कि जो प्राकृतिक विधियां हैं
प्राकृतिक विधियों की असफल होने के आसार ज्यादा होती हैं। इसलिए हमें इन प्राकृतिक विधियों के साथ साथ कुछ दूसरी विधियों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। आ रहा समझ में? प्राकृतिक विधियों के असफल होने के आसार क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये फेल कर सकता है छोटी सी गलती से भी। इसलिए हम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट, सिर्फ इस पे निर्भर नहीं रह सकते, और इसीलिए हमने बात किया है और विधियों की। प्राकृतिक विधि के बाद क्या है? अवरोधी विधियां। हमारे पास कुछ अवरोधी विधियां है, शल्य विधि है, हम कुछ और विधियां बना चुके हैं जिनके बारे में आगे के दो कहानियां हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमने प्राकृतिक विधियां पूरी कर ली। क्लियर बच्चे? हमने क्या पूरा कर लिया आज? प्राकृतिक विधियां पूरी कर ली हैं। क्लियर है? अब हम जो आगे की विधि है जिसमें जो अवरोधी विधियां हैं और शल्य विधि है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।